बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फर्स्ट पार्ट जो कि था कि आप लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे रिकग्नाइज़ करना है, वो तमाम स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे। देन हमारे पास बुक में मलेरिया का टॉपिक गिवन किया गया, कैसे बताया गया कि मलेरिया की जो कॉस्टली प्लाज्मोडियम थी और उसकी जो ट्रीटमेंट्स वगैरह थे वो कैसे निकाले गए। मूव करते हैं स्टडी ऑफ मलेरिया, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल मैथड की। तो इस चैप्टर का आप डिटेल तो सिर्फ आप अपनी अकेडमी में ही करोगे, क्योंकि हमने भी इस अकेडमी में बहुत डिटेल से किया था, हर एक चीज़ का रट्टा मारा था, हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली याद किया था ताकि हमें अकेडमी टेस्ट अच्छा हो जाए। लेकिन अमूमी तौर पर जो बोर्ड है उसमें इसमें सिर्फ 2 से 3 MCQs आते हैं। अभी तक फ़िलहाल हमारी चूँकि बोर्ड की स्कीम तो आई नहीं है, तो मे बी इसमें से शायद कोई लॉन्ग क्वेश्चन आते, लेकिन वैसे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मलेरिया, जो कि आपके पास एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल मैथड की। हम सब जानते हैं मलेरिया हमारे पास कॉमन डिजीज़ थी बहुत से कंट्रीज़ में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे कैसे हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो सॉल्व की, कि इसका जैसे ये इसकी कॉज क्या थी और ये कैसे ट्रांसमिशन होती थी मलेरिया की। पुराने ज़माने में एंशियंट टाइम्स में 2000 सालों से पहले जो फिजिशियंस थे सिमिलर थे इस डिजीज़ से, उसे ऐसे डिजीज़ कहलाते थे। 4 लाइन में कहा गया है डिजीज़ थी जो कि डिजीज़ थी चिल्स की और फीवर्स की विद एक्यूरिंग अटैक्स। वैसे इसे ऑब्ज़र्व करते थे तो वो डिज़ीज़ उन लोगों में कॉमन थी जो कि लो और मार्शी एरियाज़ में रहते थे, जिनका जो वाटर थी, जिनका जो पानी था वो एयर की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से पॉइजन था, और इसकी वजह से जो ब्रीथिंग थी उनकी वो बैड एयर में होती थी। क्योंकि जो वर्ड्स हैं इटालियन वर्ड्स हैं, MCQ इसमें आ सकते हैं कि जो इटालियन वर्ड्स हैं माला दैट इज़ मीन बैड एंड एरिया मीन्स एयर, इसी की वजह से इसका नाम बना मलेरिया। माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, दैट इज़ बैड एयर्स। मीन्स के बहुत से इलाकों में होती है जो कि लोग बुरे इलाकों में रहते हैं, बैड एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पर आपके पास पोल्यूशन होती है। देन आ जाती है कि कुछ लोगों ने किया था कि डिडक्शन करने के लिए ऑब्जर्वेशन से, जो कुछ वॉलंटियर्स थे उन्होंने स्टैगनेंट वाटर पिया था, मार्शियस एरियाज का पानी पिया था, लेकिन इन्हें मलेरिया नहीं हुआ था। ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए किया गया था। देन आ जाते हैं 17वीं सेंचुरी में, जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुआ तो बहुत से प्लांट्स थे जो अमेरिका से यूरोप में वापस भेजे गए मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा जो बाग थी एक ट्री की, जिसे कहते हैं क्वीना क्वीना, क्वीना क्वीना हमारे पास शॉर्ट में आ सकती है कि अमेरिका के लिए, अमेरिका से कौन सी चीज़ क्वीना क्वीना थी वो वापस भेजी गई यूरोप में एज ए मेडिसन। ये हमारे पास सूटेबल थी इस मलेरिया का इलाज करने के लिए, इस फीवर्स का इलाज करने के लिए। ये इतनी बेनिफिशियल थी कि इसकी इम्पॉसिबल हो गया इस बाग के साथ, यानी कि अगर कोई भी चीज़ आप अमेरिका से लेकर यूरोप तक, इन 17वीं सेंचुरी में जब अमेरिका नया डिस्कवर हुआ था, जो बहुत सी मेडिसिन थी, बहुत से जो प्लांट्स थे वो अमेरिका से वापस यूरोप भेजे जाने लगे। उनमें से एक बाग थी ट्री की, जैसे कहते हैं क्वीना क्वीना। क्वीना क्वीना इतनी सूटेबल थी, केयरिंग फिगर्स थी, इतनी बेनिफिशियल थी कि वो इतनी ज़्यादा अमेरिका से यूरोप भिजवाने लगी कि बहुत जल्दी इम्पॉसिबल हो गया हमारे पास कि हम इसे इसकी ज़्यादा तादाद यूरोप में भेज सकें। जो कुछ डिसऑनेस्ट मार्केट्स हैं, आप सब जानते हैं कहाँ जहाँ अच्छाई होती है बुराई भी होती है, तो जहाँ कुछ डिसऑनेस्ट मार्शंस ने उससे एक जैसी मिलती जुलती बाग थी जिसे कहते हैं सिंचोना, वो उससे किया जो क्वीना क्वीना से मिलती जुलती थी, वो अमेरिका से यूरोप भेजने लग गए। और जो इनकी जो डिसऑनेस्टी थी वो इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई। जो सिंकोना बाग थी वो इससे ज़्यादा अच्छी थी, क्वीना क्वीना से ज़्यादा अच्छी थी मलेरिया का इलाज करने के लिए। इस सिंकोना बाग के अंदर हमारे पास क्विनाइन थी, इफेक्टिव ड्रग थी हमारे पास इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए। आ जाते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मलेरिया, शॉर्ट क्वेश्चन। एट दैट टाइम, उस वक्त जो फिजिशियंस थे वो मलेरिया को ट्रीट करते थे सिंकोना से, इसकी उन्हें ये नहीं पता था कि उसकी मलेरिया की कॉज क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या, लेकिन और उसका सिंकोना से इस्तेमाल कर देते फिजिशियंस थे। बाद में पता चला कि कुछ डिसीज़ हैं जो कि टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कॉज होती हैं। इसकी डिस्कवरी के बाद मलेरिया के लिए भी हमें इस हो गया कि जो हम इसको डिस्कवर करें कि इसके अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके पास मलेरिया कोज कर रहा है। 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन से लेब्रान, जिन्होंने इसकी कोज को स्टडी करना शुरू किया। लेब्रान ने स्टडी शुरू की कॉज की ही, उन्होंने किया कि स्मॉल अमाउंट किसी मलेरियल पेशेंट का स्मॉल अमाउंट ली ब्लड की और उसे अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया। उन्होंने कुछ नोटिस किया कि जो कुछ लिविंग क्रिएचर्स थे उनकी डिस्कवरी ने दूसरे मुल्कों को नहीं माना। यानी कि जो लेब्रान सर थे, आर्मी फिजिशियन थे, उन्होंने 1878 में एक मलेरियल पेशेंट का कुछ ब्लड लिया, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया, तो उन्होंने कुछ टाइनी लिविंग क्रिएचर्स देखे, लेकिन उनकी डिस्कवरी थी उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट से नहीं माना।
एज़ यूजुअल आप जानते हो कि जब भी कोई चीज़ स्टडी करते हो, कोई भी चीज़ मुख्तलिफ साइंटिस्ट को नहीं मानते। जैसे कि आप मेंडल को स्टडी करोगे क्लास मैट्रिक में, तो उनकी स्टडी भी किसी ने नहीं मानी थी, तो उनकी साइंटिस्ट ने उनकी डिस्कवरी को नहीं माना। 2 सालों के बाद एक अदर फिजिशियन थे जिन्होंने ये तमाम केसेस को किया, तमाम ब्लड मलेरिया पेशेंट्स का लिया, और 3 सालों के बाद सेकंड डिस्कवरी के भी 3 सालों के बाद तो कुछ रिसर्चर्स थे वो ऑब्जर्व किए थे तीसरी टाइम, और जो ऑर्गेनिज्म था उसको कहा गया प्लाज्मोडियम। सिंपली मैं इसको आपके सामने वो कर देती हूँ, ईजी कर देती हूँ कि 1878 में एक लेब्रान थे, एक आर्मी फिजिशियन थे जिनका ताल्लुक फ्रांस से था, फ्रेंच थे। उन्होंने भला क्या किया, एक मलेरिया पेशेंट का ब्लड लिया, थोड़ा सा उसे माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया, उन्हें कुछ टैनी लिविंग क्रिएचर्स नज़र आए, लेकिन उनकी जो डिस्कवरी थी उन्हें दूसरे साइंटिस्ट ने नहीं किया। कुछ सालों के बाद एक और दोस्त बाद सेकंड डिस्कवरी हुई, उन्होंने भी लिविंग क्रिएचर्स डिस्कवर किया, लेकिन उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर थर्ड डिस्कवरी हुई, तो उसको फिर पता चल गया कि जो ऑर्गेनिज्म था वो था प्लाज्मोडियम, लेब्रान थ्योरी। उसके अलावा आ जाते हैं 19th सेंचुरी में मुस्लिम कंट्रीज़ में जो कॉज थी मलेरिया की वो सजेस्ट की गई। इसके अलावा हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया के मुताबिक। मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का कुछ आपस में रिलेशन है। कोई 99 हमारे पास इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। देन आ जाती है मार्शिस एरियाज़ का पानी पीने से हमें मलेरिया नहीं होता है। प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में पाया जाता है। अब आ जाती है हाइपोथेसिस। अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन चल रही थी, अब आ जाता है आपके पास हाइपोथेसिस। हम ये जानते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं और हाइपोथेसिस बनाते हैं। जो हाइपोथेसिस से बनाया गया वो था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि जो हमारे पास जो उन्होंने हाइपोथेसिस बना दिया है कि प्लाज्मोडियम हमारे पास मलेरिया की काज है भी या नहीं है, ये सही भी है या नहीं। उनमें से उन्होंने कहा चलो ये एक्सेप्ट कर लो कि ट्रू है, उसकी डिडक्शंस निकाल लो। इनमें से जो डिडक्शन निकाली गई थी वो सेकंड डिडक्शन आ जाती है, अगर प्लाज्मोडियम हमारे पास मलेरिया की कॉज है तो तमाम पर्सन जो मलेरिया में पाए जाते हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम ज़रूर होगा। अब अगला स्टेप था कि उसके अंदर से डिडक्शंस की जो निकाली तो उसको एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बताओगे सही है कि नहीं। दैन उन्होंने लिए कि 100 मलेरिया पेशेंट्स का ब्लड को एग्जामिन किया गया माइक्रोस्कोप के अंदर। इसका जो कंट्रोल था जो ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन। चले हमने ऐसे पढ़ा था कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। उन्होंने किया कि 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया, उनको एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के नीचे, और इसके लिए कंट्रोल ले लिया और 200 नॉर्मल ग्रुप्स 100 नॉर्मल लोगों का ब्लड लिया जो कि जिन्हें मलेरिया नहीं था उनका भी ब्लड ले लिया, उन्होंने उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया। जो रिजल्ट से एक्सपेरिमेंट किए वो बताते थे कि तमाम जो मलेरियल पेशेंट्स उनके ब्लड के अंदर मलेरिया था, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था, और जो 7 थे 100 हेल्दी पर्सनस के अंदर जो कि कंट्रोल ग्रुप था उनके अंदर 7 थे, उनके अंदर भी मलेरिया के थे जो कि प्लाज्मोडियम था। अब वो कह सकते हैं कि अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। अब बता सकते हो कि जो हमारे पास रिजल्ट आया, हमने किया था एक्सपेरिमेंट किया था, 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया और 100 कंट्रोल ग्रुप लिया था जो कि हमारे पास हेल्दी थे। तमाम प्लाज्मोडियम जो तमाम मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था, उन्हें मलेरिया हो चुका था, लेकिन जो हेल्दी हमारे पास पर्सन थे उनके 100 में से 7 थे, यानी वो जो 7 थे उनके अंदर उन्हें मलेरिया होने वाला था। जो मलेरिया का हमारे पास प्लाज्मोडियम था इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास वह पीरियड होता है जिसके ड्यूरिंग कोई पैरासाइट या कोई भी वायरस से अगर एनिमल या ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाता है और उसके सिम्टम्स अभी तक शो नहीं होते तो उस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। रिजल्ट हमारे पास थोड़ा सा कन्विंसिंग था और बता रहा था कि जो हाइपोथेसिस हमने निकाला था, रिडक्शंस निकाली थी, वो सही थी। जैसे दी प्लाज्मोडियम इज़ दी कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया ने बहुत से लोगों को किल किया है, बहुत से जो अमाउंट है मलेरिया की इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन लिखी गई है। तो दूसरी नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी वो ये थी कि प्लाज्मोडियम ब्लड में कैसे जाता है आदमी के। जो बायोलॉजिस्ट ने इसके अलावा से 2 ऑब्जर्वेशन की। मलेरिया हमारे पास एसोसिएटेड है मार्शिस से, जो मार्शिस एरिया का अगर पानी पीते हो तो उससे मलेरिया नहीं होता है। इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो प्लाज्मोडियम मार्शी वाटर में नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर ऐसे आप देखे जाओ तो लेकिन मार्शिस वाटर से आता ज़रूर है। 1883 में एक फिजिशियन थे A.F.A. किंग, जिन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, 20 ऑब्जर्वेशंस की। उनमें से कुछ ये थी, जो लोग बाहर सोते थे उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर जो लोग अंदर सोते थे, इंडोर सोते थे। कुछ लोग जो कि फाइन नेट्स जिसके थ्रू जो मॉस्किटोज़ है उन तक ना पहुंच सके वो यूज़ करते थे, उन्हें मलेरिया कम होता है एज़ कम्पेयर जो कि नेट्स यूज़ नहीं करते थे। और कुछ लोग जो स्मोकी फायर के पास होते थे उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर उनके जो कि
स्मोकी फायर के पास नहीं सोते थे। इंडिविजुअल्स जो कि स्मोकी फायर के पास सोते थे उन्हें मलेरिया नहीं होता था। इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर जो किंग ने सजेस्ट की थी हाइपोथेसिस कि मॉस्किटोस हमारे पास प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करते हैं और ये स्प्रेडिंग करते हैं मलेरिया की। इसके अलावा जो डिडक्शंस निकालेंगी कहती है कि अगर मॉस्किटोस हमारे पास प्लाज्मोडियम को आदमी में फैलाने में अगर आपके पास ये शामिल है तो प्लाज्मोडियम हमारे पास मॉस्किटोस में भी होना चाहिए। अगर ये मॉस्किटोस के अंदर प्लाज्मोडियम, यानी आप सबको पता है कि मॉस्किटोस ह्यूमन बाइट्स को काट लेते हैं। अगर प्लाज्मोडियम अगर आपके पास मॉस्किटोस में पाया जाता है तो मॉस्किटो अगर आपको ह्यूमन को बाइट करेगा, इसी थ्रू आपके पास पेशेंट पे जाएगा। जो क्विनाइन थी हमारे पास ब्लू बॉक्स में दिया गया। हमारे पास 17 to 28 सेंचुरी में सिर्फ एक थी इफेक्टिव रेमेडी फॉर द मलेरिया। अब आ जाते हैं कि रोनाल्ड रोल्स ने क्या किया था। ये हमारे पास जो रिडक्शन है उसको करने के लिए कि जो प्लाज्मोडियम है तमाम मॉस्किटोस में पाया जाता है, और अगर मॉस्किटोस जो ह्यूमन को बाइट करती हैं, मलेरिया पेशेंट को बाइट करती हैं, तो प्लाज्मोडियम उस बंदे में चला जाता है। इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन आए थे जिसे कहते हैं रोनाल्ड रोल्स। उन्होंने इंडिया में वर्किंग की थी 1880s में। बहुत सी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने बोला क्या किया था, उन्होंने कहा था कि फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ने एक बाइट किया था मलेरिया पेशेंट को। उन्होंने एक मॉस्किटो को बाद में किल किया और उसके अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग पाया गया। फिर नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट था के पास उसने अलाउ किया था इन्फेक्टेड मॉस्किटो। हम डिस्कस करते थे रोनाल्ड रोड के एक्सपेरिमेंट्स। रोनाल्ड रोड्स ने 1880s में इंडियन वॉस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। उन्होंने अलाउ किया था फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो को वो बाइट करे एक मलेरिया पेशेंट को, और उसके बाद उन्होंने उस मॉस्किटो को कुछ देर के बाद किल कर दिया। और उसके बाद उन्हें पता चला कि जो मॉस्किटो थे, जो प्लाज्मोडियम थे, वो मॉस्किटो के स्टमक में अप्लाई हो रहे थे। नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये था कि जो हम इन्फेक्टेड मॉस्किटो थे जिसके पास प्लाज्मोडियम था, उससे हम हेल्दी पर्सन को बाइट करवाएं। लेकिन ऐसा सब जानते हैं कि किसी भी इंसान की जान लेना बहुत ख़तरनाक अमल है, इसलिए जो हम साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो कभी भी ह्यूमंस को अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ नहीं करते हैं। कभी किसी क्रॉ को, फॉक्स को, स्पैरोस वगैरह को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इंसान की जान बहुत कीमती होती है। देन अगर हमारे पास अगर हाइपोथेसिस ट्रू होता तो उस हेल्दी पर्सन को मलेरिया भी हो सकता था। इसलिए उन्होंने हमारे पास क्या किया, उन्होंने फीमेल जो क्यूरस मॉस्किटो था उससे कहा कि वो उसको बाइट करवाया एक स्पैरो को जो कि मलेरिया से सफ़र कर रहा था। उनमें से कुछ मॉस्किटोज़ की उन्होंने मार दिया और उनको बहुत बार उन्हें स्ट्रेडिट किया। जैन रोज ने फाउंड किया कि जो प्लाज्मोडियम था उनकी मॉस्किटोज़ की वॉल में मल्टीप्लाई हो रहा था और उसके बाद मॉस्किटोज़ के सेलेब्री ग्लैंड में चला जाता है। उन्होंने कुछ मॉस्किटोज़ को ज़िंदा रखा और उन्हें अलाउ किया। उन्हें कहा कि उनसे बाइट करें हेल्दी मॉस्किटोज़ को। अगर सैलिवा था, जब उनका इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ का जिनके पास प्लाज्मोडियम था, उन्होंने एंटर किया स्पैरोस के बर्ड्स के अंदर, तो उन्होंने एग्जामिन किया कि जो बर्ड्स थी उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम पाया जाता था। इस एंड में आ जाता है जो हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एग्जामिनेशन। उसके बाद आ जाएगा ह्यूमंस पे डायरेक्ट एग्जामिनेशन किया गया। 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अलाउ किया एनाफिलस मॉस्किटो को कि एक मलेरियल पेशेंट को वो बाइट करे। मॉस्किटो को कुछ देर के लिए ज़िंदा रखा गया और उससे अलाउ किया गया वो हेल्दी पर्सन को बाइट करे। यानी कि एनाफिलस ने पहले एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया, मतलब उसे काटा। देन आ जाता है मॉस्किटो को कुछ देर के लिए रख दिया, ज़िंदा रखा गया और उससे कहा गया वो हेल्दी मैन को डाइट करें। जो सेकंड पर्सन था वो मलेरिया से इल हो गया। इस तरह एहसास हुआ कि जो मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को और मलेरिया फैलाते हैं। ये रोनाल्ड सल्ड आ गए हैं। ये एडस मॉस्किटो है जो कि ट्रांसमिट करती है डेंगू फीवर। ये एनाफिलस स्पैरो इल था मलेरिया से, इसने क्यूलेक्स को काटा है, हेल्दी स्पैरो, ये सारा आ जाता है। कहते हैं कि टेस्टिंग करने के लिए। इसी तरीके से आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। ये लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का भी था, लेकिन चलें इस तरीके से ख़त्म हुआ। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हुआ तो आपको इसमें सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इसमें से अमूमन तौर पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, वैसे आते नहीं हैं, लेकिन आपको अकेडमी के लिए सब कुछ याद करना पड़ेगा। चलें लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर से थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है तो इस लेक्चर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला हो सके, फ़ायदा हो सके। तो इल्म फैलाने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर मुझे सुनने के लिए।